Hello and welcome you guys to the Big Weight podcast where we are committed to bring you the most valuable conversations in and around our community. Now today's conversation is going to be based around an athlete who's not only a commendable and a peak performance athlete, but he's an even better human being. I present to you Sandeep Singh Mann. He's won 80 medals in his course of being in athletics. He's run in 100 meters, 200 meters and 400 meters and performs in the T46 Paralympics. So I welcome you all to join me for this course of journey. Come on in. संदीप भाई, मैं अपने सारे ऑडियंस को इस चीज़ से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। जब आप प्रेसिडेंशियल हॉल में थे, जब आपको पता चला कि आप अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए, तो कैसा फील हुआ? मैं एक्चुअली बताऊं आपको कि वो दिन किसी सपना पूरे होने से कम नहीं थे मेरे लिए। मैं उस दिन अपने आप को फील नहीं कर पा रहा था। और वो 3-4 दिन का प्रोसेस होता है जब आप होटल से देन राष्ट्रपति भवन जाते हैं और देन आते हैं, अवार्ड सेरेमनी होती है। मैं एकदम सुन था, मेरी बॉडी मतलब एकदम सुन हो जाती है, प्रोसेस नहीं कर पा रहे। बिल्कुल कहते हैं, मैं खुद को फील नहीं कर पा रहा था। और मेरी लाइफ का बेहतरीन पल थे वो मेरे। और आज भी मैं याद करता हूँ तो एक अंदर से बहुत अच्छी खुशी आती है। और काफ़ी मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल थे वो मेरी ज़िंदगी के। आपने सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करा जब आपको पता चला कि अर्जुन अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेशन हुआ है? स्माइल तो बहुत बड़ी आई होगी चेहरे पे जब पता चला कि नहीं, बहुत एक्चुअली सबसे पहले मैं चाहता था कि मैं अपने दादाजी को इन्फॉर्म करूं। जी। मेरे दादाजी का नाम अवतार सिंह मान है एंड वो टीचिंग लाइन से रिटायर्ड हैं। 2003 में वो रिटायर हो गए थे और उनके बाद जो भी सपोर्ट किया दादाजी ने किया। तो जैसे न्यूज़ फ्लैश चल रहा था तो मेरे पास दादाजी का कॉल आया सबसे पहले। उन्होंने तो न्यूज़ पे देखा। उनको आपके बताने से पहले पता? हाँ, मेरे बताने से पहले। मैं नॉर्मली ट्रेनिंग सेम रूटीन था मेरा ट्रेनिंग का, और मैं खाना खा के जस्ट लंच करके और बैठा ही था, इतने में मेरे पास कॉल आती है। और वो भी काफ़ी भावुक पल थे। दादाजी की कॉल आती है, उधर से वो कुछ बोल नहीं रहे। मैं कहा हाँ जी पापा जी बुलाता हूँ। मैं कहा हाँ जी पापा जी। तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, मुझे बताना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, वो खुशी नहीं बता पा रहे थे। और मैंने बोला हाँ जी, मैं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। देन थोड़ी देर बाद बोले कि बधाई हो, क्योंकि हम दोनों ने एक ही सपना देखा था कि अर्जुन अवार्ड हमें लेना है। फील्ड का, स्पोर्ट्स फील्ड का काफ़ी बड़ा अवार्ड है। और जब स्टार्टिंग की थी तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूँ। ऐसा था कि हनुमानगढ़ से मैं बिलोंग करता था। तो वहाँ पे एक हमारे प्लेयर हैं जगसीर सिंह जी, मेरे सीनियर भी रहे हैं। तो उनको अर्जुन अवार्ड मिला था उस टाइम पे। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पे आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स में थे? नहीं, मैं उस टाइम पे स्पोर्ट्स में नहीं था। अच्छा। मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट करने की सोच रहा था जी। तो उस दिन मैंने और दादाजी ने एक सपना है, मैं दादाजी मैं भी एक दिन लूँगा। तो वो चीज़ दादाजी को भी याद थी और मुझे भी याद थी। तो वही उस दिन हुआ। दादाजी ने मुझे बताया कि शाबाश, मैंने अभी भी नाम पढ़ा और आपका नाम अर्जुन। मेरे को एक बिलीव सा नहीं हुआ और मैं बहुत खुश हुआ। देन सेकंड कॉल मेरे कोच को गई, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को। उन्हें भी ऑलरेडी पता था, न्यूज़ देख लिया था। तो देन धीरे धीरे मेरे पास फिर फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे चारों तरफ से। तो यही बहुत अमेजिंग मोमेंट रहा होगा, आई कैन ओनली इमेजिन। जब आपको सम्मानित किया जा रहा था, कैसा फील कर रहे थे जब आपका नाम कॉल आउट हुआ और आप वॉक कर रहे थे साइड में दो जो आपको एस्कॉर्ट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए? हाँ जी, वो टाइम भी बहुत मेरे लिए गर्व का था कि मैं उस टाइम पे बैठा था और सामने मेरे साथ काफ़ी लाइट एथलीट्स थे इंडिया के। और मेरे कोच और मेरे फादर दोनों साथ गए थे। तो मैं एक तरफ अवार्ड्स को देख रहा था, जब मेरे से पहले काफ़ी एथलीट्स थे जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा था, रो वाइज बैठे थे हम। तो दूसरी तरफ मेरी फादर की तरफ निगाह जा रही थी, कोच की तरफ जा रही थी, उधर भी मुझे खुशी लग रही थी। तो काफ़ी मेरी लाइफ का मैंने उस मेमोरी को समेटा अपने अंदर। और वो आज भी मैं जब उस चीज़ में चला जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात हो और मैं फील कर रहा हूँ। काफ़ी ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल थे अर्जुन अवार्ड जी। 16 में मुझे मिला। संदीप भाई, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी थी? फैमिली से स्टार्टिंग से सपोर्ट था, कुछ स्ट्रगल्स थे? आपने हमेशा से सोचा था ये कि आप स्पोर्ट्स परस्यू करोगे? फिर आपने जब स्टार्ट करा, क्योंकि आपका हाथ लेफ्ट आर्म आप एबल्ड हैं,
और इस चीज़ को आपने एज अपनी ताकत बनाई? काफ़ी दिलचस्प किस्से हैं ये भी जी। तो मैं 5th-6th क्लास में था और एवरेज स्टूडेंट था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था पर फेल भी नहीं होते थे। अच्छा, मतलब निकाल लेते थे? इतने इंटेलिजेंट निकल जाते थे और पढ़ना भी नहीं था, सारा साल मार्क आते थे, लेकिन एवरेज स्टूडेंट में नाम आता था। कभी फेल नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ कि कभी फेल हुए, पर पढ़ाई से बचते थे। जी। तो खेलने का शौक ऐसा था कि घर पे न्यूज़पेपर आता था ना बचपन में भी, तो पता नहीं क्यों मैं सिर्फ एक न्यूज़ स्पोर्ट्स वाली ही पढ़ता था। आज तेंदुलकर क्रिकेट का भी शौक था काफ़ी स्टार्टिंग में, ये न्यूज़ आई, आज फुटबॉल की ये आई, आज ये आई, तो स्टार्टिंग से ये शौक रहता था। तो जैसा कि बताया कि मैं बाय बर्थ लेफ्ट हैंड एम्प्यूटी, मेरा लेफ्ट हैंड में बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, बाय बर्थ था। तो 3 दिन का था जब मुझे पता लगा, फैमिली को डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसे करके फैमिली में प्रॉब्लम है। तो घर वालों ने भी मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत कोशिश करी होगी। मतलब एशिया के बेस्ट सर्जन थे, उन तक को दिखा लिया जी। एंड में कंक्लूजन ये निकला कि डॉक्टर ने बोला कि अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे देन यूएसए में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तो देन हम वहाँ पे भी इसको दिखा के बिल्कुल वहाँ पे लेके जाके हम इसका ट्रीटमेंट कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे। तो अभी जैसा है ये ठीक है जी। तो बचपन में चले जाते हैं। तो मुझे खेलने का शौक था, तो कभी मैंने अपने आप को फील नहीं किया कि मेरे में कोई कमी है, क्योंकि मैं हर एक वो काम कर लेता था। बिल्कुल, मैं हर एक वो काम कर लेता था जो एक आम बच्चा करता था। मैं साइकिल चला लेता था या कुछ भी खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मैं हर काम कर लेता। तो एक दिन की बात हुई कि मैं फुटबॉल खेलने के लिए गया, मेरे साथी खिलाड़ी थे, वो बोले कि यार मोहल्ले में अपने कोच आया है वो फुटबॉल खिलाने के लिए, तो मैं चला गया। तो मैं जब गया तो कोच ने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे एक साइड में बिठा दिया। मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ यार, मुझे भी सभी बच्चे मेरे दोस्त खेल रहे हैं, उन्होंने मुझे साइड पे बिठा दिया। तो हाथ की वजह से उसको लगा कि यार कहीं चोट ना खा जाए, या हो सकता है कि भाई खेल नहीं पाएगा, उन्होंने बिठा दिया। मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, 3-4 दिन तक मैं जलता भी रहा, मेरे दोस्त खेल रहे हैं यार, ये मुझे खेलने नहीं दे रहा। उससे अगले दिन मैंने दोस्तों को मना कर दिया, मेरे साथ के दोस्त थे, मैं खेलूंगा, बिल्कुल नहीं खेलूंगा। समझ वो भी नहीं पा रहे थे, बच्चे थे अभी। फिर उन्होंने बोला कि हम भी नहीं जाते, चलो अपने बास्केटबॉल खेलने जाते। मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए गया, सेम वही चीज़ हुई मेरे साथ। मुझे उन्होंने कहा बोला भी एक हाथ से तो कैसे खेल पाएगा। उन्होंने मुझे बोला कि एक बॉल दे दी और मुझे बार बोल दिया कि आप यहाँ पे खेलो। मैं फिर नहीं ये समझ पा रहा था यार भी मेरे साथ ये मेरे को क्यों अलग निकाल रहे हैं, ऐसा मेरे में क्या इनको दिख जाता है, दिखते हैं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पर ये बात तो मेरे दिमाग में थी नहीं कि यार ये मेरी हाथ की वजह से, क्योंकि मैं मानता ही नहीं था जो, तो ना वो बोलते थे। तो सेम ऐसा ही उस टाइम पे भी मेरे साथ हुआ। तो ये कई दिनों तक ऐसे चलता रहता था। फिर एक बार हॉकी खेलने के लिए चले गए, क्योंकि ये 3-4 गेम थे जो हमारे स्कूल में या बोलते, तो वहाँ भी मुझे ऐसे ही दूर किया गया, मुझे खेलने नहीं दिया गया। तो फिर मेरे एक टीचर थे गौतम यादव, जो हमें पढ़ाते थे, उन्हें पैरालंपिक्स के बारे में पता था। और हमारे हनुमानगढ़ से पैरालंपिक्स से एक पहले खिलाड़ी जगसीर सिंह जी निकले हैं, और जो हमारे कोच हैं मेरे दादाजी भी लगते हैं, वो कज़न दादाजी मानता हूँ ना, तो उनके बारे में उन्हें ध्यान था। तो नॉर्मली उन्होंने बोला कि मैं परेशान बैठा था कि भाई क्या हुआ। मैं कहा सर मैं खेलना चाहता हूँ, मैं ग्राउंड में जाता हूँ, कोई मुझे खिलाता नहीं है, ऐसे करके निकाल देते हैं। तो बोले एथलेटिक्स करेगा। मुझे नहीं पता था एथलेटिक्स क्या होता है। मैं क्या खेल है, कहता हाँ। मैं कहा मैं करूँगा। तो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक हनुमानगढ़ टाउन है, हनुमानगढ़ जंक्शन है, बीच में एक नदी का गैप है जिससे डिवीजन होता है, और लगभग 8-9 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों जी। एक टाउन है एक जंक्शन है, और दोनों में 8-9 किलोमीटर का वो नदी का ही डिफरेंस है। तो उसने बोला कि शाम को आना पड़ेगा टाउन में। मैं एक्चुअली कभी गया नहीं था टाउन, आज से पहले कभी टाउन ही नहीं गए थे। जाता था लेकिन फैमिली के साथ अभी इधर से निकलना हुआ। तो हमारी शॉप्स हैं, पापा बिजनेस करते हैं जी। उस टाइम पे एज क्या रही होगी? मेरी उस टाइम पे एज होगी, मैं 7th क्लास में था, मान लीजिए 12-13 साल। मतलब आप टीन एज में आना शुरू की? बिल्कुल मैं उस टाइम पे हुआ था, लेकिन एक डेडिकेशन थी कि मुझे खेलना है जी, खेलना है। मुझे पढ़ाई की तरफ इतना मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे खेलना है। तो अब मेरी ये समस्या थी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, और मैं टाउन कैसे जाऊँ। और मुझे आज शाम को बुलाया उन्होंने खेलने के लिए। तो वो हमारी शॉप्स इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है, तो वहाँ पे काफ़ी मैकेनिक्स रहते हैं, बिजली वर्कर्स होते हैं। तो अब पापा से बोल नहीं सकता तो जाने नहीं देंगे, और बाइक वगैरह मुझे नहीं आती और जाने नहीं देंगे। तो मैंने एक मैकेनिक को बोला भाई तेरी साइकिल मिलेगी? वो बोला मिलेगी। मैं कहता कब तक आ जाएगा? मैं कहा शाम तक आ जाऊँगा। उसने देनी मुझे। तो मैंने उसने साइकिल ली और मैं पहुँच गया वहाँ पर। अच्छा। तो पहले दिन मैं वहाँ पे पहुँचा, और मेरी किस्मत उस दिन वास्तव में बदलने वाली थी कि मुझे वहाँ पे RD सिंह जी मिल गए, और
जगसीर मिल गया जो कोच है, दुरांशा रवाड़ी है। देन उन्होंने बोला कि गेम करना है, मैंने बोला हाँ करना है। उन्होंने देखा कि ये पैरालंपिक्स में खेल सकता है, फिजिक अच्छी है। फिर उन्होंने बोला कि आप किन के लड़के हो, तो मैंने दादाजी का नाम लिया। वो दादाजी के जानते थे, कज़न ब्रदर लगते थे वो। तो उन्होंने बोला तू घर जा, कोई बात नहीं। तो मैं घर चला गया। अब शाम को दादाजी बैठे थे तो कॉल आती है कि हाँ जी मैं आर डी सिंह बोल रहा हूँ। तो दादाजी ने जैसे ही बोला आर डी सिंह, अब मैं डर गया। मैंने कहा भाई मैं तो घर बिना बताया गया था और ये आके यार पक्का पिटेगी यार, इतनी दूर चला कैसे गया। तो वो बोले कि तूने मुझे बताया नहीं कि अपने पोते कैसे प्रॉब्लम है। उन्होंने देखा नहीं था मुझे से पहले, और इसकी फिजिक भी अच्छी, अपने इसको बनाएंगे। तो अगले दिन जैसे ही मैं उठा तो बढ़िया मेरे को कपड़े किट ला के दी, क्योंकि दादाजी को भी एक रास्ता लगा दिखा उस दिन कि कुछ कर सकता है, कुछ कर सकते हैं, अपने जा सकते हैं। आरडी सिंह कोच ने, वो पहले जो मेरे फर्स्ट कोच थे, उन्होंने मोटिवेट किया दादाजी को। उन्हें भी लगा यार इसने लड़का निकाला तो ये निकाल सकते हैं। तो ये मेरी स्टार्टिंग की जर्नी रही, किस तरह मैं इस फील्ड में आया। संदीप भाई, उन फैमिलीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो डर भी कह सकते हैं, मैं डर का ही नाम लेना चाहूँगा कि डरते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करने से। आज की डेट में चीज़ें जितनी बदल रही हैं, जितने हम एडवांस हो रहे हैं, हमारे एथलीट्स के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी इनोवेशन है, अच्छी सप्लीमेंटेशन है। तो उन फैमिलीज को आप क्या बोलना चाहोगे जो पेरेंट्स थोड़ा डरते हैं अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे भेजने से, कि एक सस्टेनेबल करियर नहीं है, या इसमें तू ज़्यादा टाइम नहीं अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएगा। दीपांशु, ये कहावत होती थी जब अपने बच्चे बचपन में पढ़ते नहीं थे तो घर वाले क्या कहते होते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आजकल इस चीज़ को चेंज कर दिया है। स्पोर्ट्स के अंदर इतना गवर्नमेंट ने बढ़ावा दे दिया है, इतनी फैसिलिटीज आ चुकी है। आजकल ना इसको अलग से कह सकते हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। सॉरी, इसमें चेंज आ गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब हो गया खेलोगे कूदोगे हो जाओगे लाजवाब। ये इसमें चेंज आ रहा है, बिल्कुल मजेदार। जॉब्स, स्पॉन्सर्स, फेम, मनी, हेल्थ, एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें जी। आज हमारे साथी खिलाड़ी हैं, हमारे सीनियर नीरज चोपड़ा जी, आप देख सकते हैं, सभी के लिए एग्जांपल है बिल्कुल कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। लाजवाब। दीपा मलिक मैडम है, हमारे देवेंद्र जाजड़िया जी हैं, अंकुर दामा है, वरुण भाटी हैं नोएडा के जी। तो आजकल फैमिलीज को ये थोड़ी जिद छोड़नी पड़ेगी कि सिर्फ पढ़ाई करनी है। इस चीज से हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें बच्चों को थोड़ा ग्राउंड माइंडेड होना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि फैमिली ये छोड़ दे कि भाई गेम करने का। फैमिली को चाहिए कि बच्चों को ग्राउंड में लेके आए, तभी उनका इंटरेस्ट बनेगा। गेम एक ऐसी चीज है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आप गेम नहीं कर सकते। आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा गेम में। मैं ये कहने ही वाला था आपसे कि हर चीज जो हम लाइफ में करते हैं उसके पीछे एक बैकिंग होती है कि मुझे इसे करने में मजा आता है। वो मजा कितना जरूरी है हर चीज में, ये आपने खुद अभी बयां कर दिया अपने मुंह से। मैं खुद होप करता हूँ कि शायद लोग बाग ये पॉडकास्ट देखें और ये फील करें कि कितनी ज़रूरत है आज के टाइम में कि हम लोग अपनी ज़िद छोड़ें और ज़िद छोड़कर इस चीज़ को बढ़ावा दें, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत 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 एडवांसमेंट हो चुकी है। पुरानी चीज़ें अब सेम नहीं है। क्यों संदीप भाई? बिल्कुल सही। संदीप भाई, अपनी लाइफ में एक एथलीट की लाइफ जो है वो प्राइम कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस एक एलीट लेवल पे और एंजाइटी मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज, अपनी फिजिक के बारे में नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है ही। पर इस सब को समझने में जैसे आप खुद ऑन फील्ड एक काम करते होंगे, ऑफ फील्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जो आपको करनी पड़ती होंगी अपना एक माइंडसेट बैलेंस रखने में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, बड़ा प्रेशर आता है। उस प्रेशर से कैसे डील करते हैं? सबसे पहली बात होती है कि आपका अपने कोच के साथ एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो सिर्फ एक कोच और स्टूडेंट तक, एक कोच और ट्रेनिंग तक ही, मेंटरशिप, वहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे आपके अच्छे बुरे, स्ट्रेस, अप एंड डाउन्स, हर चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज होना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को कैसे निकाल सकता हूँ। बहुत इंटीमेट रिश्ता है। एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है कि एक नाम का गेम है, लेकिन इसके अंदर जो हार्डवर्क है वो बहुत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है।
एक एथलीट को अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाकर वो एक अपना अच्छा अचीव कर पाता है। एक बहुत हार्ड वर्कआउट होता है। हमें पता है कि आज मान लीजिए कि आज मुझे 600 मीटर्स के रेपिटेशंस लगानी है, और 600 मीटर की ऑल आउट रेपिटेशंस का मतलब है कि आज मेरी पल्स बहुत हाई जाने वाली है, आज मेरा बॉडी का बहुत जो काफ़ी मतलब मेरी बॉडी बिल्कुल मेरा बॉडी का दम लगेगा आज। तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है मॉर्निंग में? मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले हम सोचते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आज भाई ये वर्कआउट मुझे करना है। उसके बाद हम जब ग्राउंड पहुंचते हैं तो कोच हमें प्रिपेयर करता है कि भाई देखो आज का वर्कआउट हम करेंगे, ये हमारा अगला टारगेट होगा, उसके बाद ये आगे देन हम जाकर ये अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद ही हमारे को मेडल मिलेगा। कई बार इंजरीज आ जाती हैं बॉडी के अंदर, और कोच हर टाइम आपके साथ नहीं रह पाता, और इंजरीज ऐसी होती हैं कि डॉक्टर बोल देता है कि भैया 1 मंथ रहे, पूरा फुल रेस्ट, और कंपटीशन सिर पे है। वो एक दिन निकालना इतना मुश्किल होता है कि यार मैंने 6 महीने इतनी मेहनत करी है, और ये एक छोटी सी इंजरी मुझे 1 महीना लेटा दी, और 1 महीना मैं अगर रेस्ट पे चला गया तो अब मैं खेलूँगा कैसे? तो मेरी लाइफ के अंदर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसी बहुत सी पॉइंट्स आए हैं कि मैं बहुत बड़े कंपटीशन के सामने खड़ा हूँ और इंजरी के अंदर से गुजर रहा हूँ, और मुझे कंपटीशन फाइट भी कर रहा हूँ। मैंने फाइट भी किया और जीता भी। अपनी लिमिट खुद आपने क्रॉस कर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लाइफ के अंदर काफ़ी मेरे पॉइंट्स आए हैं। संदीप भाई, आप हमारे जो मिलेनियल्स हैं या जेनजीज हैं जो इस शो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए क्या एक एडवाइस देंगे जो अपने करियर में भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है करियर, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मुश्किलें महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं इन सभी बच्चों को ये कहूँगा कि आप सही स्कूल सेलेक्ट करें जिसमें स्पोर्ट्स कल्चर हो, स्पोर्ट्स मीट हो। देखो मैं ये मानता हूँ, मेरा जो पीछे का एक्सपीरियंस रहा है कि किसी ना किसी में एक ना एक टैलेंट होता है, और हमें वो टैलेंट पहचानना है। आज आप मान लीजिए कि आप एक्टिंग करते हैं, आप में एक एक्टिंग का टैलेंट है, आपने उसे पहचाना और आपने इसको फील्ड दिया। मेरे में एक स्पोर्ट्स का था, मुझे पता था कि मैं 5th क्लास में एक हाउस टूर्नामेंट हुआ स्कूल का, मैंने स्पोर्ट्स मीट होती है, मैं सिर्फ 4th क्लास में था और मैंने 10th क्लास के बच्चे को हराया। उस दिन मुझे इतना मालूम था कि मैं स्पोर्ट्स के लिए बना हूँ, और मैंने वो चीज़ पहचान ली थी। तो इन बच्चों के लिए कि सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि आप स्पोर्ट्स के लिए हो। उसके बाद आपको देखना है कि आप किस गेम के लिए हैं। आप में एक टैलेंट है, हर किसी में होता है, और आपको वो पहचानना है। तो एक सही स्कूल चुनना है आपको सबसे पहले जी, और उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको मौका मिलता है कहीं स्टेट खेलने का, डिस्ट्रिक्ट में खेलने का, अपने आप को एक्सपोजर बिल्कुल आपको देना है। उसके बाद मेनली मैं देखता हूँ स्टडी में आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं 10th के बाद 12th के बाद कि मुझे आर्ट साइंस लेना है, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट बिल्कुल साथ रखें। मैं ये नहीं कहता कि वो लाइफ के अंदर आपके अंदर काम ना आए, लेकिन जिस तरह से आज माहौल है, ये कोरोना एंड ऑल बीमारियां आ रही हैं, तो कम से कम आप इतना है कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को फिटनेस, आपको इतनी नॉलेज रहेगी कि किस तरह मैं फिटनेस और फिट रख पाऊंगा, अवेयर रहूंगा। बिल्कुल। तो मेरा यही सभी से रहेगा कि आप बिल्कुल साइड बाय साइड रखें। कॉलेज में आकर भी आप इस चीज़ को ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है तो आप प्रोफेशनल लाइन में जाएं, और ये जरूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में चले जाएंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते जी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसा अभी आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे आपने चीज़ें बैलेंस करें। बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। पढ़ाई मेरे हमारे एक प्रिंसिपल थे, तो वो काफ़ी हाई रैंक पे थे, और देन हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो देन मैं एक बार ना कैंप लेटर के लिए उनसे परमिशन लेने गया। मैंने इनसे परमिशन लेनी थी कि सर मैं ना कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ना थोड़ी सी मॉर्निंग लेट आने की परमिशन रियायत दो। तो वो बोले कि संदीप रियायत तो मैं दे दूंगा, पर कभी भी, मैं स्पोर्ट्स को भी लाइक करता हूँ, स्टडी को भी, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। स्टडी के लिए स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के लिए स्टडी, दोनों को एक साथ लेवल लेके चलना है दोनों। तो वो बात मैंने बिल्कुल ठान ली थी। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि आप स्टडी नहीं कर सकते स्पोर्ट्स के साथ, आप लेवल बिल्कुल बराबर लेके चल सकते हैं। तो जी, मैं एक थॉट दिमाग में आता है जब आपने एक चीज़ बोली। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स रहे हैं जो आगे खेलना चाहते थे, बट उन लोगों ने कुछ अपनी लाइफ में जो महसूस किया है वो ये था कि उनके पेरेंट्स या मेंटर्स या टीचर्स वो स्पोर्ट्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो कहते थे कि स्पोर्ट्स पढ़ाई में एक्सेल करने के बाद आप खेल सकते हो। तो वो एक मेंटालिटी है जो मैं
डेफिनेटली स्ट्रेस करना चाहूँगा उस पर, और लोग बागों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ओपन अप होइए, एंड उसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी फैमिलीज में एक चैन चलती आ रही है। आज हमारी फैमिली में अगर डॉक्टर है तो हमारी फैमिली में को सिर्फ उसी ही फील्ड की जरूरत है, तो हम वो फैमिली ये सोचती है यार ये सेफ है, इस पे चलो, इस डॉक्टर पे चलो। कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस के बारे में सोचता है, कोई एडवोकेट है तो वो ये कहता है कि यार एडवोकेट। तो स्पोर्ट्स स्टार्टिंग से इतना कम है, तो स्पोर्ट्स के बारे में अवेयर नहीं है लोग, उनको ये लगता है खेलेगा कोई खराब ही होगा यार। तो उनके लिए तो जो स्पोर्ट्स है वो एक पता नहीं ऐसी चीज़ है कि नजरिया उनका बहुत खराब है स्पोर्ट्स के लिए। तो इसलिए ये धीरे धीरे टाइम लगेगा। अब जैसे जैसे माहौल बन रहा है, काफ़ी मेडल्स आ रहे हैं। इस बार पैरालंपिक्स में 19 मेडल आए हैं। पैरालंपिक्स जो इंडिया का पैरालंपिक्स है ये मेरे सामने चेंज हुआ है। मैं 2015 में जो देखता था, जो कंपटीशन मुझे मिलता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इंडिया में मुझे कंपटीशन मिल रहा है, बहुत डिफरेंसेस आए। आज पैरालंपिक्स इंडिया में बहुत हाइट्स पे जा रहा है, तो ये ग्लोबल लेवल पे इंडिया बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए और आगे भी बढ़ता रहेगा जी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा चेंज करें, बच्चे की राय जाने। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा खुद राय बना लेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ग्राउंड पे लेके जाएं जी, उन्हें फुटबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी गेम है आप लेके जाएं, उन्हें वहाँ तक छोड़ें। जैसे आप स्कूल तक किसी बच्चे को छोड़ने जाते हैं, वैसे ग्राउंड तक भी शाम को लेके जाएं जी। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, पर टाइम निकालिए, चाहे स्कूल के लिए चाहे आप कैसा भी वैन लगा दीजिए, लेकिन ग्राउंड के लिए शाम को हो सकता है कि आपकी इनकम में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, उस पैसे को छोड़िए, आप अपने बच्चे को शाम को 2 घंटे के लिए ग्राउंड पे जरूर लेके जाइए। संदीप भाई, आपने अभी अपने कोच सत्यपाल सिंह जी का नाम लिया था, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड विनर भी हैं। आप स्टार्टिंग से तो इनके साथ ट्रेन नहीं कर रहे थे शायद, पर जब आपने इनके साथ ट्रेन करना शुरू किया और आपने जो चेंजेस महसूस करे वो कितने एपिक थे, बताइए। मैं स्टार्टिंग में मेरे जो दादाजी लगते हैं आर.डी. सिंह जी का मैंने नाम बताया था, मैंने 4-5 साल तक उनके साथ ट्रेनिंग करी। उन्होंने मुझे एक सही हाइट तक पहुंचा दिया। देन आगे की ट्रेनिंग मैंने सतपाल सर के साथ करी, क्योंकि वो इंडिया टीम के कोच भी थे, एंड वो यंगेस्ट एज के कोच भी हैं जिनको सबसे छोटी उम्र में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। और मैं मानता हूँ कि चेंजेस मेरी लाइफ में काफ़ी आए हैं, और पीक परफॉर्मेंसेस भी मेरी सतपाल सर के साथ ही रही हैं। वो समझते हैं, उनकी ट्रेनिंग मेथड्स हैं, और मैं यही कहूँगा कि कोच तो हैं ही हैं, वो आउटफील्ड भी मेरे एक दोस्त जैसे हैं। कोई भी चीज़ होती है मैं उनसे शेयर करता हूँ। देन यही फ़र्क रहता है कि जब आप स्पोर्ट्स के अंदर जाते हैं तो उन्हें मेरे वीक पॉइंट्स ध्यान में रहते हैं, उन्हें मेरी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रहती हैं कि ये किस तरह से अप होगा, इसका मेंटल लेवल कैसे अप होगा। एक वो रेस से पहले भी मुझे उसी तरह से मुझे मोटिवेट करते हैं, उन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। तो यही मेरी जर्नी रही है सतपाल सर के साथ, और अभी कंटिन्यू है। एक अच्छे मेंटोर की लाइफ में कितनी ज़रूरत होती है इंसान? मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरत होती है जी। एक टाइम पे आदमी ऐसा आता है कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो कर रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टक फील कर रहा है, बिल्कुल फंस जाता है। कई बार उसे रास्ते नहीं दिखते हैं। एक ऐसी इंजरी हो जाती है कि जो 1 साल तक रहेगी। अब खिलाड़ी का 1 साल अगर चला गया तो वो 2 साल पीछे हो गया जी। अब वो ये सोचता है कि मैं ये छोड़ूं और अपनी नौकरी पे ध्यान दूं, या हो सकता है कि मैं अपना बिजनेस करूं। तो उस चीज़ से वहाँ से उठाना एक खिलाड़ी को, और कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, डाउनफॉल जा रहा है खिलाड़ी का, टाइमिंग नहीं टूट रहा है, टाइमिंग बुरा आ रहा है। वहाँ पे कोच किस तरह से मोटिवेट करता है, ट्रेनिंग शेड्यूल सेट करता है जी। तो मेरा तो मानना यही है। और अभी भी ऐसा होता है कि मैं डिपेंड हो गया हूँ कोच पे, मैं तो डिपेंड हो गया हूँ कोच पे। जिस दिन कोच, भाई जब ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली होता है, कोच ग्राउंड नहीं आते उस दिन तो मैं ट्रेनिंग नहीं करता। डिपेंड हो चुका हूँ मैं कोच पे। नहीं, ये तो बहुत खूबसूरती है कि आपका इतना अच्छा रिश्ता है सत्यपाल सिंह जी के साथ, और जितना मैंने सुना है और जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, वो भी एक बहुत कमेंडेबल ह्यूमन बीइंग लगते हैं। और हाँ, बहुत खुशी होती है इस बारे में। नहीं बिल्कुल, कोच जो सत्यपाल सर, आपसे सुनने के बाद कि एक एथलीट जो एक एलीट लेवल पे है, वो जब ये बात करते हैं कि मेंटोरशिप की कितनी ज़रूरत है, एक टीम वर्क की कितनी ज़रूरत है, कोलैबोरेट होकर जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये आई थिंक बच्चों को समझना चाहिए। क्योंकि हम बहुत
अपने अपने में हो गए फ़ोन उठाया, अच्छा सोशल मीडिया पे चले गए, इंस्टाग्राम चेक कर लिया या यूट्यूब पर चले गए, तो वो एक एकता ख़त्म हो रही है। बिल्कुल ऐसा टाइम भी आया है कि कोच ने मेरा फ़ोन अपने पास रखा कंपटीशन से पहले। एक ऐसा वक्त भी आया था कि कोच को लग रहा था कि मैं इस तरफ में ज़्यादा जा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ताज़ा मेरे वो वेरीफाइड हुए थे अकाउंट्स, तो उस टाइम पे ज़्यादा क्रेज़ होता है कि यार हाँ अभी मेरे अकाउंट सारे वेरीफाइड हो गए हैं। तो उस टाइम पे मेरे कोच ने कंपटीशन था, तो वो देख रहा था कि यार मैं ज़्यादा टाइम फ़ोन पे रह रहा हूँ, ग्राउंड में भी मैं बीच में चेक कर रहा हूँ, तो 2 महीने के लिए उन्होंने मेरा फ़ोन अपने पास रख लिया, मुझे दिया ही नहीं बिल्कुल। और दूसरी बात भाई, मुझे एक ऐसे कोच मिले जो ऑल इन वन थे। ऑल इन वन ऐसे मैं कहूँगा कि ट्रेनिंग तो उनका काम है ही करवाना, लेकिन जैसे कहते हैं कि आप योगा, मेडिटेशन, योगा में मैं मेडिटेशन का नाम लूँगा, क्योंकि एक मेडिटेशन एथलीट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी कहाँ पड़ती है? एक फॉल्स स्टार्ट हमारी 2 साल की मेहनत ख़राब कर सकता है, क्योंकि एक एथलेटिक्स का रूल है कि यदि आपने ऑन योर मार्क सेट पे फॉल्स स्टार्ट ले लिया, देन आप इवेंट से बाहर हैं। आपको कितना प्रेजेंट रहना है उस मोमेंट, बिल्कुल उस मोमेंट पे। यदि आपने लेट ले लिया तो आप हार जाओगे। पहले आप भाग नहीं सकते, ऑन द मोमेंट आपको जाना है। तो उसके लिए मेडिटेशन करवाते हैं कोच हमारे। जब आपको इंजरी होती है देन उसके लिए एक्सरसाइज अलग से करवानी। कई बार कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी आए थे, उनसे कैसे डील करना, तो इसलिए ये सभी डिपेंड कोच पे करता है, और वो बिल्कुल ध्यान देते हैं। और हमारे कोच का तो काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी, मैं तो यही मानता हूँ कि वो इंडिया के बेस्ट कोच हैं। उनके पास 5 से 6 अर्जुन अवार्डीज़ हैं जो आज उन्होंने बनाए हैं खुद। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि उन्होंने फाइनेंशियली भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वो आज तक कभी ग्राउंड मिस नहीं है, सिंगल डे भी, किसी भी स्ट्रगल से किसी भी। इवन ऐसा था कि एक बार कंपटीशन था मेरा, और शाम को मेरे इंपॉर्टेंट रेपिटेशन थे कि उस दिन लगाने हैं। तो उनकी सिस्टर की शादी हो रही थी, शादी में गए और वो विदाई से पहले ही भागा है कि मेरे बच्चे का कंपटीशन है, 3-4 दिन बाद कंपटीशन पे हमारे को निकलना है, उसके लिए आज वर्कआउट कराना चाहिए। देखिए भाई, डेडिकेशन यही है कि अगर बच्चे की रेगुलरिटी और कोच का डेडिकेशन होगा इज इक्वल टू गोल्ड। अमेजिंग। संदीप भाई, अपना सबसे बड़ा स्ट्रगल अभी तक की इस जर्नी में आपके अकॉर्डिंग क्या रहा है, और उससे आपने कोप कैसे किया? मेंटरशिप, माइंडसेट, ये तो सब बैकग्राउंड वर्क चल ही रहा है, पर सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या वो कंपटीशन से था, पर्सनल लाइफ से था? आपने कैसे कोप किया, थोड़ा बताओ। पर्सनल लाइफ मेरी थोड़ी काफ़ी सुलझी हुई सी है। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो मुझे कोई इश्यूज नहीं आए कि फाइनेंशियली इशू आएंगे, और एजुकेटेड फैमिली थी तो घर पे कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आई मुझे। लेकिन मेरे गेम कैरियर में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी मेरे अप डाउन्स आए। एक ओलंपिक्स को छोड़कर ऐसा कोई इवेंट नहीं है जो मैं खेला नहीं हूँ। वर्ल्ड के अंदर ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो मैं नहीं खेला हूँ। सिर्फ एक ओलंपिक्स सब खेला है। और ओलंपिक्स में हर बार क्वालिफाई करता हूँ, लेकिन एंड मौके पे अब 2012 में मैं ओलंपिक्स क्वालिफाई था। पैरालंपिक्स का नाम है, पैरालंपिक्स क्वालिफाई था। कैंप में हूँ, 15 दिन पहले मुझे पता चलता है कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम होगी, मुझे जॉन्डिस हो गया और नहीं खेल सकते आप। तो देन मैं बिल्कुल उठने काबिल नहीं था। तो उसके बाद मुझे पहला झटका वहाँ लगा मेंटली। उसके बाद मैंने बड़े कंपटीशंस खेले मेरे एशियन गेम में, कंटिन्यू अभी तक जितने एशियन गेम हुए हैं सभी में मेडल हैं। 3 पैरा एशियन गेम्स हुए हैं, तीनों में मेडल, टोटल 6 मेडल है मेरे पास। और मैं जो मेरे पास मेडल है वो इंडिया का इकलौता एथलीट हूँ जिसके पास वो मेडल है। देन 16 आया रियो पैरालंपिक्स के टाइम में मैं अपनी लाइफ का सबसे पीक पे था। परफॉर्मेंस मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट क्वालिफाई किया ओलंपिक्स। देन वही कंपटीशन आया, देन मेरे पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, ओवर ट्रेनिंग। मैंने सोचा इस बार तो इतना हार्डवर्क करना है, और जितना हार्डवर्क कर लिया कि स्ट्रेस फ्रैक्चर आ गया, वो मिस हो गया। और थर्ड वाला तो कोरोना, सेकंड झटका लगा, और थर्ड वाला अभी कोरोना वाला खा गया। कोरोना का क्या असर रहा है एक एथलीट की थिंकिंग पे, और आपको क्या लगता है कि इंडिया में सिर्फ आपको ही लेकर नहीं, और भी जो एथलीट्स हैं, ये एथलेटिक पूरी जो कम्युनिटी है, कोरोना का क्या असर, क्या आघात रहा है आप लोगों की मेंटालिटी पर, फिजिकलिटी पर, ट्रेनिंग पर? एक एथलीट और उनके मेंटर्स, उनकी टीम एक गोल सेट करते हैं, ईयरली, 2 ईयरली, 6 मंथ्स, 3 महीने, क्या कैसे कोप किया आपने उसके साथ?
कोरोना में जो खिलाड़ियों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टअप थे जो, और जिनका डाउनफॉल था, जो अभी लास्ट 1-2 ईयर्स बचे थे जो कह रहे थे कि हम 1-2 साल और खेल सकते हैं, उन्हें तो कोरोना ने बिल्कुल फिनिश कर दिया। और जो काफ़ी एथलीट्स, जैसे आप मेरे पे एग्जांपल ले लो कि जो रनिंग करते थे, और मेरे पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैं पीछे काफ़ी फिट था, देन मुझे थोड़ा कोरोना हुआ, देन मैं भी इसे सफ़र किया, तो इसने मुझे पता नहीं मेरे तो कौन सा वर्जन आया था, मुझे तो इसने बहुत तकलीफ दी। और मेरे 3-4 महीने फिर अगले चले गए, और देन पैरालंपिक्स के फाइनल ट्रायल्स थे, मैं उसमें कम्पीट भी नहीं कर पाया क्योंकि जस्ट अभी थोड़े दिन पहले सेकंड वेव में मैं दिल्ली में था, और यहीं से मैं बीमार हुआ था, देन मैं घर चला गया था। तो काफ़ी नुकसान दिया इसने खिलाड़ियों को, पर ये मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के साथ सेम था, तो सभी के लिए बराबर की बात है। जी 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 जी। संदीप भाई, 80 मेडल्स पूरे करियर में, आज जब आप वो देखते हैं एंड जब आप स्टार्ट आउट कर रहे थे अपनी जर्नी को, क्या आप उस संदीप को बोलेंगे जो स्टार्ट आउट कर रहा था? आज वाला संदीप उस वाले संदीप को क्या बोलेंगे? आज मैं यही कहूँगा कि उस टाइम पे डेडिकेशन कुछ करना है, ये दिल में था। पता नहीं, मैं किसी से इंस्पायर्ड भी नहीं हुआ था। कैसा होता है ना कि अपने सामने कोई बंदा होता है, यार हाँ मैं इस बंदे से इंस्पायर्ड हूँ और मुझे इसके जैसा बनना है, कुछ ऐसा भी नहीं था। पता नहीं, कुछ अलग करना था मुझे। इतना मैं पागल था ट्रेनिंग के पीछे कि मेरे घर से जो मेरे मामा जी का घर है वो 90 किलोमीटर्स है। तो मैं ना सिर्फ लोगों को पढ़ता था। तो मेरे एक चाचा जी साइकिलिस्ट थे, तो वो तो साइकिलिंग करते थे और वो नेशनल प्लेयर थे। तो एक दिन घर पे आए तो उन्होंने आके बोला कि यार मैं तो साइकिल पे ही आया हूँ। तो उनका घर वहाँ से 120 किलोमीटर था। मैंने बोला यार सही है, साइकिल पे 120 किलोमीटर आ गए। मैं कहा मैं भी एक दिन करूँगा। और मैं 10th क्लास में था जस्ट। तो अब घर पे नहीं बता रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि ट्रेनिंग का मेरा रेस्ट था, ये 2009 की बात होगी। ट्रेनिंग का रेस्ट था, तो मैं सुबह सुबह जल्दी 4 बजे उठा और मैंने साइकिल ली अपनी और मैंने कहा मैं भी अपने नानी जी के घर, मामा जी के घर पे जाऊँगा। और मैं 90 किलोमीटर बिना सोचे बिना कुछ घर पे बताए और निकल गया साइकिल पे। रास्ते में फ़ोन आता है, मम्मा का हाँ भी कहाँ हूँ? मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। मैं ऐसा करता था कि इतना वर्कआउट करना कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये भी करते हैं तो मैं भी ऐसा वर्कआउट करूँ। तो इस तरह के वर्कआउट्स मैं काफ़ी करता था। तो स्टार्टिंग में कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगा, पर जैसे जैसे एम स्टार्टिंग में हासिल होते गए और देन अवार्ड्स मिलते रहे। अर्जुन अवार्ड, और आपको शायद मैं बताऊंगा कि राजस्थान स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड है महाराणा प्रताप अवार्ड, वो मुझे 2017 में मिला हुआ है। और सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है अरावली अवार्ड, वो मुझे 18 में मिल गया था। तो इसलिए सही अच्छा सफ़र रहा है मेरा। पर मैं उम्मीद करूँगा कि जो मेरे अगले साल हैं उनमें मैं काफ़ी और अच्छा करूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक अच्छी एज है। क्योंकि इस एज में आके एक एथलीट अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और मैं चाहूँगा कि मैं अब अपना इतना बेस्ट करूँ कि अगले 2-3 साल में मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काफ़ी अच्छा करूँ। जी, आपको ये फील होता है कि आप पहले से ज़्यादा कामर हैं, एक विजन ज़्यादा क्लियर है, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देखते हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है? हाँ, पर एक्चुअली क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि आप जितने समझदार होंगे ना उतने आप थोड़ा पीछे हटते जाएंगे, चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं। एक मैं स्टार्टिंग में था कि सिर्फ गेम ही करता रहता था। अब मुझे हर फील्ड में सोचना पड़ता है कि ये भी करना है मुझे, साइड में मुझे ये भी जॉब भी लेके चलनी है, साइड में मुझे ये भी देखना है, फैमिली भी देखनी है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, सिर्फ पागलों की तरह बस भागते रहो, वर्कआउट करो, वापस आओ, खाया पिया सोया आराम से, फिर वर्कआउट। तो उस टाइम में और आज के टाइम में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन मैं ये मानूंगा कि वो टाइम ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आप उस टाइम पे पूरा जो पागलपन था वो बिल्कुल फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे रहता था। आजकल ट्रेनिंग पे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी साइड बाय साइड आपको समाज को, अपने साथ को, अपने सब चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। हर चीज़ सोचनी पड़ती है आप अगर बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो। बिल्कुल। संदीप भाई, अपना 2022 पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है नेक्स्ट ईयर। आपका क्या गोल है? आप क्या अगले साल मेरे 3 कंपटीशंस हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ है और एशियन गेम है। मेरा मेन फोकस एशियन गेम पे रहेगा। कॉमनवेल्थ के शायद कोरोना के कारण कुछ गाइडलाइन की वजह से मुझे नहीं पता मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, लेकिन जो एशियन गेम्स है वो मेरा मेन और फाइनल टारगेट है।
क्योंकि अगर मैं इस एशियन गेम में मेडल जीतता हूँ तो मैं वास्तव में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाऊंगा कि 4 एशियन गेम में मेरे जो मेडल होंगे और वो एक रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए मेरा फोकस सारा पैरा एशियन गेम पे चल रहा है, जो कि अगले साल अक्टूबर में है। उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आएंगे और काफ़ी कंपटीशंस आएंगे अगले साल। तो मेरे दुबई में ग्रैंड पिक्स हैं, देन चाइना या मैं यूरोप जाऊँगा खेलने के लिए। तो बिजी ईयर है मेरे लिए वो काफ़ी जी। तो बिल्कुल मेरा लास्ट टाइम मेरा जो फाइनल टारगेट है वो पैरा एशियन गेम्स है। तो भाई हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ एंड आप नो विदाउट एनी डाउट आप लेकर आएंगे हमारे लिए मेडल। आपने पहले भी इतनी कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है अपनी लाइफ में, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। आप बहुत बड़े रोल मॉडल हैं हम सभी के लिए, नहीं आने वाली यंगर जनरेशन के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो शायद आज से पहले ये सोचते थे कि शायद स्पोर्ट्स में इतना पोटेंशियल नहीं है। आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल संदीप सिंह मान ने अभी आपको बताया कि कितना आगे हम आ चुके हैं और कितना आगे हम और जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक साथ काम करके। सरकार अपना काम करेगी, हमें फाउंडेशन पे अपना काम करना है और हम सब मिलकर साथ करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही। संदीप भाई अपने डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस एथलीट के लिए खाने की तरह है, मेरा जो मानना है, आप बताइए उस बारे में। नहीं बिल्कुल डिसिप्लिन सेक्रीफाइस, सबसे मैं सेक्रीफाइस से बात करूँगा कि मुझे आज घर छोड़े हुए 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। मैं कैंप्स में रहता था, गवर्नमेंट हमारे लिए हमें सपोर्ट करती है, इंडिया कैंप ऑर्गेनाइज करवाती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे कैंप लगेगा हमें वही रहना पड़ेगा। तो 2009 में मैं चला गया था, कॉमनवेल्थ के कैंप्स मैंने अटेंड करने स्टार्ट कर दिए थे। मैं जब से घर गया हूँ, आपको कुछ करना है तो उसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, आप हासिल करते हो। तो जो मेरी लाइफ के अंदर मैंने जो सेक्रीफाइस किया है वो यही है कि मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में साल में एक आधी बार घर जाना, रिलेटिव्स, कोई शादी अटेंड नहीं करनी, क्योंकि जिस टाइम पे शादी होती थी मेरे को कंपटीशन होते थे या मैं अच्छी तैयारी में हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ी है। डिसिप्लिन की बात करें, कोच की रिस्पेक्ट, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट, टाइम टेबल 6 बजे ग्राउंड पहुँचना है, आपको 6 बजे पहुँचना है। आपको रात को 10 बजे सोना है, आपको बिल्कुल सोना ही है। किसी से आपको फालतू बात नहीं करनी है, अपने एक कंसंट्रेट करना है गेम के ऊपर, नैरो विजन रखना है। बिल्कुल आपको एक विजन रखना है। आपको सोते जागते एक ही चीज़ देखनी है, आपको एक ही चीज़ दिखनी चाहिए कि मेरा ये कंपटीशन है और मुझे यहाँ पे अच्छी बेस्ट रेस भागनी है। तो काफ़ी एक एथलीट की लाइफ के अंदर डिसिप्लिन महत्व देता है और होना भी चाहिए। जी जी संदीप भाई, उन दिनों जिस दिन शायद मोटिवेशन थोड़ा कम लगता है या लगता है कि यार आज छुट्टी मार लेते हैं, सभी की लाइफ में, हमारी लाइफ में मोमेंट्स आते हैं, उन दिनों पर आप अपने आप को कैसे पुश करते हैं? क्या बोलते हैं अपने आप को कि नहीं मुझे इस चीज़ से कमिट करना है और मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, नो मैटर कि आप कितना उस चीज़ को, शायद आपका मन उस दिन नहीं है, आपका मन है कि यार आज मैं रेस्ट ले लेता हूँ। और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो कि संदीप भाई आप हमें बताएंगे कि रेस्ट इक्वली कितना इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क के साथ। बिल्कुल, जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आप 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5वें दिन एग्जॉस्ट, 5वें दिन आपकी ये हालत होती है कि आपसे उठा नहीं जाएगा। तो उस दिन बेशक सी बात है कि आप कितने भी मोटिवेट हो, अगर आपने ठान ली एक बार मन में आ गई है तो आप नहीं जाओगे। तो उस चीज़ से आपको कोच ही उठा सकता है और कोच ही उठाते हैं। कहाँ रह गया, जल्दी आ, दादाजी के पास कॉल कर दूंगा। तो वो एक डर होता है कि भाई यार अरे घर फोन चला जाएगा, अब तो चलना ही पड़ेगा। पहली बात ऐसा होने ही नहीं देते, वो इतना मोटिवेट कर देते हैं जी। अगर आप एक दिन भी मिस कर दिया, एक सेशन, दिन तो बहुत बड़ी बात होती है, सेशन मिस कर दिया, अरे मेडल नहीं जीतना शायद, तो इस तरह से डराते हैं। वो खिलाड़ी था ना, वो वाला इतने की रेस भाग रहा है, अरे यार वो इतने की भाग, क्या मैंने कल ही चेक किया है, वो जो जॉर्डन वाला खिलाड़ी है वो इतने की भाग रहा है, चाइना वाला इतने की भाग गया, तुम तो सोते रहो। तो ऐसे करके कोच ही को फीड करते हैं। बिल्कुल, कोच डराते भी हैं, किसी तरह से ब्लैकमेल कह लो आप, तो हम तो ब्लैकमेल ही कहते हैं। तो इस तरह से वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारे को बिल्कुल मिस नहीं करने देते ग्राउंड जी। संदीप भाई बहुत इंस्पायरिंग सेशन रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने जाना भी आपसे, और मैं विश करता हूँ दैट सिर्फ यही नहीं, आने वाले टाइम में हम आपके साथ 90 नहीं 100 मेडल्स के साथ मिलें और फिर एक
बातचीत का दौरा बनाए रखेंगे। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, और बहुत अच्छा लगा हमारे। थैंक यू। So guys, this was our conversation with Sandeep Singh Maan, one of the rising athletes of India. We wish him all the very best for the coming games in 2022. And if you liked our conversation and want to hear more, then please like and subscribe to our channel. We are also available on Apple Podcast and Spotify. For more, please subscribe to Bigwit Podcast and follow us on Instagram at Bigwit Podcast. See you on the other side, guys.